तो नेक्स्ट हमको देखना चाहिए बच्चों कंबाइंड पावर ऑफ टू थिन लेंसेज इन कांटेक्ट। तो यदि हम यहाँ पर बात करें कंबाइंड फोकल लेंथ कंबाइंड पावर ऑफ टू थिन लेंसेज इन कांटेक्ट। तो मान लीजिए बच्चों ये फर्स्ट लेंस, यहाँ पर ये सेकंड लेंस कांटेक्ट में है। ये हमको मान लो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 ये हमने डिराइव किया था। और इसके पहले मैंने आपको बताया था व्हाट इज पावर। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस। तो इसका मतलब 1/f1 की जगह अपन लिख सकते हैं P1 और 1/f2 की जगह लिख सकते हैं P2 और 1/f की जगह लिख सकते हैं P, क्योंकि हमको मालूम है ये हो जाएगा P ब्लर दिख रहा है। P1 प्लस P2। क्यों होगा? क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका था P is equal to 1/f। Reciprocal of focal length of a lens is called power of a lens। इसका मतलब ये होना चाहिए पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, ये होना चाहिए पावर ऑफ सेकंड लेंस और ये होना चाहिए कंबाइंड पावर, मींस P is equal to P1 plus P2। अब इसमें अपन डिफरेंट केसेस भी देखे हैं। हालांकि ये केसेस में कंबाइंड फोकल लेंथ के केस में भी डिस्कस कर सकता था, लेकिन बच्चों आप थोड़ा सा पढ़ाने का, क्योंकि अब एक्सपीरियंस जुड़ चुका है, तो पहले हम लोग करते थे वो टाइम खराब हो जाता था उसमें। बहुत इसी चीज को अपन बहुत आराम से समझ सकते हैं कि यदि दो लेंस कांटेक्ट में रखे हैं तो कंबाइंड लेंस कैसा बिहेव करेगा। तो पहले वो फोकल लेंथ के बेसिस को समझाते थे, वो टफ होता था, पावर के बेसिस पे बहुत आसान होता है। तो जैसे फर्स्ट केस, इफ बोथ लेंसेज आर कॉन्वेक्स लेंस, जो लेंस कांटेक्ट में है वो यदि कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका मतलब है ये हुआ कि फर्स्ट लेंस भी कॉन्वेक्स लेंस, सेकंड लेंस भी कॉन्वेक्स लेंस, तो कंबाइंड लेंस कैसा बिहेव करेगा और कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है कि मैं समझा चुका हूं आपको, कॉन्वेक्स लेंस के लिए f फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसलिए पावर भी पॉजिटिव। तो स्वाभाविक है यहाँ P1 जो है वो भी पॉजिटिव होगा और P2 जो है वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों लेंस कॉन्वेक्स हैं। तो कंबाइंड पावर P is equal to P1 प्लस P2 और इसलिए P जो आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। भाई मान लीजिए सपोज फर्स्ट लेंस के लिए हम यदि बात करते हैं पावर, मान लीजिए बोलते हैं 2 डायोप्टर, सेकंड के लिए बोलते हैं 3 डायोप्टर, तो नो डाउट कंबाइंड पावर तो बहुत बढ़ जाएगा, 5 डायोप्टर और पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब कंबाइंड लेंस कॉन्वेक्स के समान ही वर्क करेगा, टोटल पावर भी बढ़ जाएगा। और यदि पावर इंक्रीज हो रहा है तो फोकल लेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी, कंबाइंड फोकल लेंथ कम हो जाएगी। कंबाइंड सिस्टम बिहेव करेगा एज ए कॉन्वेक्स। इसके अलावा सेकंड, जो टू थिन लेंसेज कांटेक्ट में है और यदि वो दोनों लेंस कॉन्केव है तो फिर कंबाइंड पावर क्या होगी? तो हमको क्लियर है कि मैं दोनों लेंस कॉन्केव बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि F1 जो है वो भी नेगेटिव और F2 जो है वो भी नेगेटिव, और इसलिए P1 भी नेगेटिव और P2 भी नेगेटिव, और इसलिए टोटल पावर हो जाएगा P is equal to -P1 प्लस -P2। नेगेटिव वैल्यू रखकर सब्स्टिट्यूट करोगे तो टोटल पावर आएगा P is equal to माइनस ऑफ P1 प्लस P2। फिर से पावर बढ़ गया, पर कौन सा पावर बढ़ गया? नेगेटिव पावर। भाई फर्स्ट लेंस की मान लीजिए सपोज पावर -2 डायोप्टर है, सेकंड का पावर मान लीजिए -3 डायोप्टर है, तो कंबाइंड पावर कितना होगा? -5 डायोप्टर। मतलब कंबाइंड लेंस कैसा बिहेव करेगा? एज ए कॉन्केव। और पावर बढ़ गई तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। फोकल लेंथ कम का मतलब है कि जो डाइवर्जिंग नेचर है वो बढ़ जाएगा। देखो
वहां पर ये जो कंबाइंड अपन ने बोला था ना, पावर बड़ा है, फोकल लेंथ कम, इसका मतलब कन्वर्जिंग नेचर बड़ा है। कन्वर्जिंग नेचर बड़ा है इसका मतलब ऐसा था, तो फर्स्ट लेंस मान लीजिए यहाँ पर फोकस करता था अकेला, और यदि फर्स्ट लेंस नहीं होता तो हो सकता है सेकंड लेंस यहाँ कर रहा था, लेकिन दोनों कांटेक्ट में रख दोगे तो ना ये यहाँ नहीं करेगा, यही कर लेगा, ऐसा कन्वर्जिंग नेचर बढ़ जाएगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगी। फोकल लेंथ बढ़ गई मतलब पावर बढ़ गया भाई लेंस का। लेंस का काम क्या है, रेज को कन्वर्ज करना, शॉर्ट डिस्टेंस पर कन्वर्ज करने लग गया। ऐसा ही कॉन्केव लेंस के लिए, एक अकेला लेंस था ये फर्स्ट लेंस, इसको रेज करो तो ऐसा डाइवर्ज कर रहा था, मतलब यहाँ पर जाकर रेज मिल रही थी, फोकल लेंथ ऐसी थी। सेकंड लेंस जो है उस पर भी ऐसे ही था, ये हमने पैरेलल लेंस की तो पता लगा डाइवर्ज कर रहा था, ऐसा कर रहा था, यहाँ पर जाकर रेज मिल रही थी। अब दोनों को जब आप कांटेक्ट में रख दोगे तो अब जो लेंस बनेगा वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी तो पता चला ऐसा कन्वर्ज करने लग गए दोनों के दोनों मिलके, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस पर कन्वर्ज करने लगे, सॉरी डाइवर्ज करने लगेंगे, पीछे एक्सटेंड करोगे तो शॉर्ट डिस्टेंस मिल जाएंगे, मतलब डाइवर्जिंग नेचर बढ़ जाएगा। डाइवर्जिंग नेचर बढ़ गया मतलब पावर बढ़ गया, मतलब फोकल लेंथ शॉर्ट हो गई, पर लेंस बिहेव करेगा एज ए कॉन्केव। थर्ड कंडीशन, इसमें एक लेंस कॉन्वेक्स है और एक कॉन्केव, समझे? ये लेंस है कॉन्वेक्स और सेकंड लेंस है कॉन्केव। अब यहां कंबाइंड लेंस कैसा बिहेव करेगा, क्या पावर होगा उसका, तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं P = P1 प्लस माइनस P2। फर्स्ट का पावर पॉजिटिव, सेकंड का पावर नेगेटिव, कॉन्केव है, तो कंबाइंड पावर हो जाएगा P = P1 माइनस P2, P1 माइनस P2। अब इसमें फर्स्ट केस, इफ P1 is greater than P2, फर्स्ट का पावर ज्यादा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, आया पॉजिटिव। इसका मतलब कंबाइंड लेंस जो है वो बिहेव करेगा एज ए कॉन्वेक्स। यहाँ पर P = P1 माइनस P2 होगा, और डेफिनेटली आ रहा है पॉजिटिव, मतलब कंबाइंड लेंस जो है कॉम्बिनेशन जो है वो बिहेव करेगा एज ए कॉन्वेक्स। इसका उल्टा, इफ P1 is less than P2, जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए अपन बोलते हैं 2 ये 3 कंबाइंड पावर, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा, मतलब जो कंबाइंड लेंस है वो बिहेव करेगा एज ए कॉन्केव, क्योंकि ज्यादा पावरफुल लेंस क्या हो रहा है, कॉन्केव लेंस हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन जो है वो बिहेव करेगा एज ए डाइवर्जिंग लेंस। थर्ड केस, इफ P1 = P2, दोनों लेंस के पावर इक्वल है, अब कंबाइंड लेंस कैसा बिहेव करेगा, तो सिंपल सी बात है, P1 = P2 मतलब कंबाइंड पावर क्या जाएगा, 0, मतलब कॉम्बिनेशन जो है एज ए लेंस बिहेव करेगा ही नहीं, कैसा बिहेव करेगा, एज ए प्लेन ग्लास प्लेट, कैसा बिहेव करेगा, एज ए प्लेन ग्लास प्लेट। पावर 0 हो गया, 0 पावर का चश्मा आप लोग पहनते हो, धूप में निकलते हो जब गर्मी में, तो आप 0 पावर का चश्मा पहनते हो, जिसको चश्मा नहीं लगता है वो 0 पावर का चश्मा पहन के निकलता है धूप में। 0 पावर मतलब प्लेन ग्लास। तो जब कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दोनों लेंस के पावर इक्वल हो और यदि कांटेक्ट में हो, तो कॉम्बिनेशन जो है कंबाइंड लेंस लेंस के समान नहीं करेगा, कैसा बिहेव करेगा, जैसे प्लेन ग्लास प्लेट। तो बच्चों ये डिफरेंट केस थे, इन केसेस को फोकल लेंथ के बेसिस पर भी डिस्कस किया जा सकता था, पर थोड़ा सा पावर के बेसिस पर समझा दिया जाए बच्चों को तो बहुत आसानी से समझ जाते हैं।
नेक्स्ट न्यूटन्स फॉर्मूला। बच्चों ये जो फॉर्मूला है अपने सिलेबस में एक्चुअली थिन लेंस है। अभी तक अपन जितना पढ़ रहे हैं, जितने फॉर्मूले हमने डेराइव किए हुए हैं, सब थिन लेंसेस के लिए हैं, क्योंकि थिक लेंस में काफी एरर आ जाएगी। क्योंकि होता ये है कि जो थिन लेंस है उसमें हमारा जो साइन कन्वेंशन है वो ये बोलता है कि लेंसेस में सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करने चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर से। तो थिन लेंस के केस में मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा आपने जो ऑब्जेक्ट है वो मान लीजिए यहाँ रखा। अब साइन कन्वेंशन तो ये बोलता है कि हमको इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से मेजर करना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर से। तो क्या लेंस के अंदर घुस जाओगे क्या लेंस को तोड़ के? पॉसिबल नहीं है। आप तो जो डिस्टेंस मेजर करोगे वो सरफेस से ही मेजर करोगे। प्रैक्टिकली आपके लिए पॉसिबल नहीं है लेंस के अंदर घुसना, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करना। साइन कन्वेंशन ये बोलता है कि ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करना है, और प्रैक्टिकली होता है कि डिस्टेंस हम लोग सरफेस से मेजर करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो एरर है, ये जो छूट रहा है डिस्टेंस, ये एरर आ रही है। तो आपके इसका मतलब जितने भी कैलकुलेशन है वो सही मायने में सब रॉन्ग होंगे। तो थिन लेंस यदि रहेगा, बहुत पतला लेंस रहेगा, तो उसमें जो एरर आएगी वो निग्लिजिबल रहेगी, चलेगा। डिस्टेंस लेना चाहिए था सेंटर से, लेकिन अब अपन नहीं मेजर कर सकते तो सरफेस से मेजर कर रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा ये बहुत मामूली रहेगा तो चलेगा, इग्नोर कर सकते हो। लेकिन यदि थिक लेंस है, अब थिक लेंस में डिस्टेंस आपको मेजर करना ऑप्टिकल सेंटर से और आप सरफेस से मेजर करो, तो ये जो एरर है वो बहुत बढ़ जाएगी, जो नहीं चलेगी, जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए न्यूटन ने थिक लेंसेस के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, जितने फॉर्मूले हमने डिराइव किए वो सारे के सारे थिन लेंसेस के लिए हैं। लेकिन थिक लेंस के लिए जो फॉर्मूले हैं अपने अभी तक किए हैं वो सब गलत हो जाएंगे। तो न्यूटन जी ने एक दया की, हमको एक फॉर्मूला डिराइव करके दिया जिसमें डिस्टेंस हमको ऑप्टिकल सेंटर से मेजर नहीं करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम फर्स्ट फोकस से मेजर करते हैं और इमेज का जो डिस्टेंस है वो हम सेकंड फोकस से मेजर करते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम जो है उनने सॉल्व की। इसलिए आपको जब न्यूटन्स फॉर्मूला डिराइव करवाया जाता है तो उस वक्त ये हमको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला किसके लिए है, ओनली फॉर थिक कॉन्वेक्स लेंस। एक और बात सुन लो, केवल थिक कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉनकेव के लिए नहीं है ये फॉर्मूला, कॉनकेव के लिए नहीं है। क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है केवल ट्रू होता है ओनली फॉर रियल इमेजेस। ये बच्चों क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, ओनली फॉर रियल इमेजेस। और रियल इमेजेस जो हैं वो केवल कॉन्वेक्स लेंस से बनती, कॉनकेव से बनती ही नहीं है। इसलिए न्यूटन जी का जो फॉर्मूला है वो केवल थिक कॉन्वेक्स लेंस के लिए होता है, ओनली फॉर रियल इमेजेस। अब ये फॉर्मूला क्या होता है तो अपन देखते हैं। इसमें बच्चों क्या है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, देखो ये कॉन्वेक्स लेंस और ये ऑप्टिकल सेंटर,
ये फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, यहां पर ऑब्जेक्ट को रखते ए बी, है ना। अब इतने डिस्कशन में तो आप लोगों को समझ में आ ही गया है कि फर्स्ट फोकस पॉइंट कहां होगा, ऑब्जेक्ट साइड, और सेकंड फोकस अपोजिट साइड। तो इस कंडीशन में यदि हम एक रे लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमको मालूम है ये रे कहां से जाती है, सेकंड फोकस से, और एक रे हम इंसिडेंट कर सकते हैं थ्रू फोकस, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसी हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो रे है हमने उसको नेम दिया AM, और इसको हमने ऑप्टिकल सेंटर से मिला दिया। ये जो रे थी उसको हमने नेम दे दिया AN, और इसको भी हमने ऑप्टिकल सेंटर से ज्वाइन कर दिया। अब MF2 रिफ्रैक्टेड रे है, और सपोज यहां पर आपको क्लियर दिख रहा है ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि इमेजेस कहां बनती है बच्चों, जहां रिफ्रैक्टेड रेस मीट करती है। तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेस यहां मीट कर रही हैं, इसलिए A डैश B डैश इमेज बनेगी। कैसी इमेज है ये, रियल। अब इसमें ये जो रे थी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो गई, तो AB ऑब्जेक्ट जो इमेज बनी है वो है A डैश B डैश, ये रियल है, इन्वर्टेड। यहां पर यदि हम इस ट्रायंगल को देखें और इस ट्रायंगल को देखें, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल AF1B, AF1B, इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल NF1O, NF1O। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों सिमिलर है बच्चों, क्योंकि आपको पता है एंगल AF1B, एंगल AF1B it is equal to NF1O, NF1O। वे वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। एक एंगल ये ABF1, ABF1 ये 90 का है, और NOF1 ये भी 90 का है, एंगल NOF1। ये दोनों एंगल 90 के, इसलिए इक्वल है। बाकी बचे हुए थर्ड एंगल्स इक्वल होंगे बाय प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। कभी भी टू ट्रायंगल्स में टू एंगल्स यदि इक्वल हो तो बचे हुए थर्ड एंगल्स भी इक्वल होते हैं। पता है ना भाई, दो ट्रायंगल हैं उसमें एक एक एंगल 30-30 के, एक एक 90-90 के, तो बचे हुए एंगल कितने कितने के होंगे, 60-60 के। ठीक है, तो कभी भी टू ट्रायंगल्स में ऑल इंटीरियर एंगल्स यदि इक्वल हो, यदि कभी भी टू ट्रायंगल्स में ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो, तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम बोलते हैं सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, इनमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो फर्स्ट ट्रायंगल की साइड की हम लेते हैं AB, AB, तो सेकंड ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी बच्चों, ON, है ना। फिर इस ट्रायंगल की साइड हम लेते हैं BF1, तो सेकंड ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, OF1। AB, इस ट्रायंगल की साइड AB, सेकंड ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड ON, फिर फर्स्ट ट्रायंगल की साइड BF1, तो सेकंड ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड OF1। एंड सपोज बच्चों ये है इक्वेशन नंबर 1, या फिर और आप एक स्टेप चाहो तो और कर लीजिए,
क्योंकि ये ON जो है वो एक्चुअली में A डैश B डैश के इक्वल है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, यहीं पर कर देता हूं मैं, AB अपॉन ON को लिख सकता हूं A डैश B डैश इज इक्वल टू BF1 अपॉन OF1 एंड सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमको क्लियर दिख रहा ON इज इक्वल टू क्या है, A डैश B डैश। अब जैसा मैंने यहां प्रूव किया है सेम यहां पर भी है, तो हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली, सिमिलरली तो बच्चों जैसा यहां पर हुआ है वैसा ही यहां पर भी होगा कि दोनों ट्रायंगल्स भी जो हैं वो सिमिलर हैं, क्योंकि कंडीशन सेम है। देखो ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये 90 तो ये भी 90, और डेफिनेटली जब दो एंगल्स इक्वल हमने प्रूव कर दिए तो बचे हुए थर्ड एंगल्स भी इक्वल होंगे। और यदि कभी भी टू ट्रायंगल्स के ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल हों तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम क्या बोलते हैं, सिमिलरली। तो यहाँ पर इसलिए अलग से अपन को कंडीशन लिखने की आवश्यकता नहीं है कि क्या हुआ, सीधे अपन लिख सकते हैं सिमिलरली ट्रायंगल MF2O, ट्रायंगल MF2O it is similar to triangle A dash F2B dash, A dash F2B dash। और यदि ऐसा है बच्चों तो इस ट्रायंगल की साइड ले लीजिए MO, तो सेकंड ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली होगी A डैश B डैश। फिर फर्स्ट ट्रायंगल की साइड ले लीजिए OF2, OF2, तो सेकंड ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी F2B डैश या B डैश F2, जो भी आपको लिखना है, F2B डैश। फिर हमको दिख रहा है कि ये MO इज इक्वल टू AB है, हमको क्लियर दिख रहा यहाँ पर MO जो है वो किसके इक्वल है, AB के। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू OF2 अपॉन F2B डैश एंड सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब 1 को देखिए 2 को देखिए, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगे, तो हम बोल सकते हैं बाय 1 and 2, by 1 and 2 BF1 upon OF1 is equal to OF2 upon F2B dash, BF1 अपॉन OF1, भाई लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं 1 और 2 की, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो राइट हैंड साइड यहाँ क्या दिख रहा है, BF1 अपॉन OF1 और यहाँ पर दिख रहा है OF2 अपॉन F2B डैश। यहाँ पर BF1 जो है वो ऑब्जेक्ट का फर्स्ट फोकस से डिस्टेंस है, राइट, और ये OF1 जो है वो है फर्स्ट फोकल लेंथ, OF2 जो है वो है सेकंड फोकल लेंथ, और F2B डैश जो है वो है x2 डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेकंड फोकस। तो इन वैल्यूज को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आपके सामने दिख रहा है BF1 मींस व्हाट, x1, तो यहाँ पर आ जाएगा x1। OF1 आपको क्या दिख रहा है, F1 फर्स्ट फोकल लेंथ, तो F1। OF2 ये क्या है, F2, तो F2 हो गया। F2B डैश क्या दिख रहा है आपको, x2, तो x2 रख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा x1 x2 इज इक्वल टू F1 F2। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फॉर्मूला।
What is x1? Distance of object from first focus. What is x2? Distance of image from second focus. What is f1? First focal length. What is f2? Second focal length. लेकिन पहले अपन ने बच्चों एक कॉन्सेप्ट देखा था कि f2 और f1 इक्वल होते हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। लेंस में अपन ने ये देखा था कि फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकंड फोकल लेंथ इक्वल होते हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं लेट f1 इज इक्वल टू f देन f2 इज इक्वल टू माइनस f और उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो x1 x2 इज इक्वल टू f इंटू माइनस f, इसलिए x1 x2 इज इक्वल टू माइनस f स्क्वायर। तो ये भी कहलाता है न्यूटन्स फॉर्मूला, राइट। तो व्हाट इज x1? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकस, x2 डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेकंड फोकस। नेक्स्ट बच्चों ये मेथड है determinations of focal length of convex lens by displacement method। क्या होता है, लैब में आपको मिलती है ऑप्टिकल बेंच। ये आपको मेथड समझना बहुत जरूरी है, इस पर बेस्ड आपको 12th में भी क्वेश्चंस बनते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। देखो जो आपको लैब में ऑप्टिकल बेंच मिलती है, उस ऑप्टिकल बेंच पर हम लोग यहां पर एक ऑब्जेक्ट पिन रखते हैं और यहां पर एक इमेज पिन रखते हैं और इन दोनों पिन्स के बीच का जो डिस्टेंस रखते हैं, ये ऑप्टिकल बेंच जो होती है बच्चों, ये रॉड होती है एक्चुअली पूरी एक थिक रॉड होती है जिसके ऊपर ये स्टैंड स्लाइड कर सकते हैं और इसी रॉड के ऊपर स्केल बना रहता है। स्केल कैलिब्रेटेड रहता है पूरा 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक का, या फिर 0 से लेकर 150 सेंटीमीटर, 1 मीटर लॉन्ग भी होती है और 1.5 मीटर लॉन्ग भी होती है। तो ये जो स्टैंड्स की पोजीशन है वो स्केल पर हमको पता चलती रहती है और जो पोजीशन होती है वही एक्चुअली पिन की मानी जाती है। तो ये दोनों पिन के बीच का जो डिस्टेंस है, जिस लेंस की हमको फोकल लेंथ फाइंड करनी होती है उसके 4 टाइम्स से ज्यादा रखते हैं। जिस लेंस की फोकल लेंथ हमको फाइंड करना होता है उसकी फोकल लेंथ के 4 टाइम्स से ज्यादा रखना पड़ता है और फिक्स कर देते हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अब जिस लेंस की आपको फोकल लेंथ ही नहीं पता है उसका 4 टाइम्स से ज्यादा आप कैसे रखेंगे। तो इसलिए पहले हम लोग लैब में जिस लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करनी होती है उसकी अप्रॉक्स फोकल लेंथ फाइंड करते हैं। मैं क्या बता रहा हूं, डिटरमिनेशंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो हम सबसे पहले जो कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी होती है, एक्चुअल फोकल लेंथ निकालनी होती है, उसकी पहले हम लोग अप्रॉक्स फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं। अब ये अप्रॉक्स फोकल लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, तो मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि आपने एक वो जो खेल किया था जिसमें एक लेंस से बाहर सन रेज में ले गए और रखा और एक कागज को जिसको जलाया था आपने, सन रेज को लेंस पर फोकस किया, उधर से रेज जो थी वो किस पर डाली, कागज पर डाली, तो वो कागज जलने लग गया था। एक्चुअल में वो लेंस कौन सा लेंस था, तो मैंने आपको समझाया था कॉन्वेक्स लेंस। वो रेज को क्या कर रहा है, कॉन्वर्ज कर रहा है। एक ग्लास पर, एक पेपर पर आपने पूरी जो सन एनर्जी है उसको कंसंट्रेट कर दिया, वो फोकस पॉइंट था एक्चुअली।
गर्म हो गया, वो सनरेज आकर उस कागज को जला दी उसको। तो बिल्कुल वैसे ही आप लैब में करते हैं, बस फर्क इतना होता है कि लैब में आप यही चीज वॉल के क्लोज रखते हैं, आपको जो भी लेंस मिलता है वो आप पकड़ते हैं, ट्यूबलाइट की जो रेज होती है या विंडो से जो रेज आती है वो लेंस पर पड़ती हैं, और वहां से निकलने के बाद आपको पॉइंटेड इमेज वॉल पर दिखेगी। तो आप लेंस को थोड़ा आगे थोड़ा पीछे ऐसा करके ऐसा साइड कीजिए कि वॉल पर जो इमेज दिख रही है वो पॉइंटेड रहे। एक्चुअली में लेंस क्या कर रहा है, जितनी उसके ऊपर रेज इंसिडेंट हो रही है उन सारी रेज को वॉल पर क्या कर रहा है, कॉन्वर्ज कर रहा है। जब आपको पॉइंटेड दिखे तो आपका जो फ्रेंड रहता है बाजू में खड़ा, वो वॉल से लेके लेंस तक का डिस्टेंस मेजर कर लेता है। मान लीजिए वो डिस्टेंस फॉर एग्जांपल आता है 18 सेंटीमीटर, आप बोल रहे हैं 18 और वो बोल रहा नहीं 18.3 है, आपने थोड़ा और आगे पीछे करके उसको नहीं है गलत है, नहीं बोलो 18.3 है, तो बाजू में एक और खड़ा है, तुम लोग दोनों गलत हो 18.5 है। अरे मत लड़ो, 18 है 19 है, आप तो उसको 20 मान लो, चलो बात खत्म। ज्यादा मानना है कम नहीं मानना है। यदि 18 है तो आप ऐसा नहीं कर सकते 17, 18 और में आपको कंफ्यूजन है 18.3 18.5, तो आप ज्यादा कर दो 20 कर दो 21 कर दो, अप्रॉक्स इतना कर दो, मतलब आप कम से कम उसमें 2-3 सेंटीमीटर का फर्क डाल दो, 2-3-4 का, और इस तरीके से आप अप्रॉक्स फोकल लेंथ निकाल लो। तो मान लीजिए अप्रॉक्स फोकल लेंथ फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड की 20 का 4 टाइम्स 80 हो गया, 80 में और 5 ऐड कर दो 85, इतने डिस्टेंस पे ये दो पिन को फिट कर दो। अब ऐसा क्यों करते हैं ये रीजन मैं आपको समझाऊंगा, और ये क्वेश्चन बनता है कि डिस्प्लेसमेंट मेथड में ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेंस के 4f से ज्यादा क्यों रखते, कैसे रखते वो मैंने समझाया, अब क्यों रखते वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसके बाद यहां पर एक स्टैंड पर आप उस कॉन्वेक्स लेंस को रखिए जिसकी आपको f फाइंड करनी है। इसके सामने ऑब्जेक्ट पिन और आप यहां से देखिए, स्वाभाविक है इस ऑब्जेक्ट पिन की अपोजिट साइड यदि इमेज बन रही है वो रियल इमेज होगी, क्योंकि वो आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। और रियल इमेज भी बनेगी तो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, ऐसे। आप जब दूसरी साइड से देखेंगे तो आपको हवा में उल्टी लटकी हुई दिखाई देगी। लेकिन अब ये जो ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन, इनको तो आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये जो स्टैंड है वहां पर स्क्रू लगा रहता है उससे टाइट कर देते ताकि धोखे से भी हम इसको ना खिसकाएं। एक बार हमने फिक्स कर दिया इसको 85 सेंटीमीटर, तो मतलब फिक्स हो गया। हालांकि मैं 85 ना लेकर अभी नोटेशन लेने वाला हूँ, कैपिटल डी बोलने वाला हूँ इसको। अब आपने यहाँ पर लेंस को रखा और यहाँ पर आपको इमेज दिख रही है, फर्स्ट पिन की इमेज यहाँ दिख रही है। तो आप क्या कीजिए, लेंस को आगे मूव कीजिए, पीछे मूव कीजिए, कुछ भी आगे पीछे मूव करके ऐसा एडजस्ट कीजिए कि फर्स्ट पिन की जो इमेज है वो एग्जैक्टली सेकंड पिन पर बने और दोनों के बीच में पैरेलैक्स जो है वो रिमूव हो जाए। पैरेलैक्स का मतलब ये है कि मान लीजिए ऐसी पिन्स हैं, तो आप जब बिल्कुल सामने से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो दोनों पिन्स एक दूसरे के ऊपर है, लेकिन जब राइट से देखेंगे लेफ्ट से देखेंगे तो आपको ये गैप दिखने लगेगा। अभी भी दिख रहा होगा, देखो आपको लग रहा होगा दोनों फिंगर एक दूसरे के ऊपर है, पर जैसे ही आपको मैंने थोड़ा साइड से दिखाया गैप दिख गया। तो इस तरीके से बच्चों हमको आगे पीछे मूव करवाना है, लेंस को इतना एडजस्ट करना है कि फर्स्ट पिन की इमेज एग्जैक्टली कहां बनने लग जाए, सेकंड पिन पर, और फर्स्ट पिन की इमेज और सेकंड पिन के बीच का जो पैरेलैक्स है वो रिमूव हो जाए। पैरेलैक्स रिमूव का मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली फर्स्ट पिन की इमेज सेकंड पिन पर बने, चाहे आप राइट से देखें चाहे लेफ्ट से, गैप नहीं दिखना चाहिए आपको।
जब ये पोजीशन मिल जाएगी तो ये जो पोजीशन है उसको आप नोट कर लीजिए, इस रीडिंग को आप नोट कर लीजिए। फिर इस लेंस को आप मूव करवाइए सेकंड पिन की तरफ। जैसे आप मूव करवाना चालू करेंगे तो आपको प्रैक्टिकली यहां से देखने मिलेगा जो फर्स्ट पिन की इमेज दिख रही थी वो डिसअपियर हो जाएगी, नहीं दिखेगी। फिर भी आप मूव करवाते जाइए सेकंड पिन की तरफ। प्रैक्टिकली आप देखेंगे एक कंडीशन के बाद फिर से फर्स्ट पिन की इमेज दिखना चालू हो जाएगी और एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें लेंस की एक और ऐसी पोजीशन मिलेगी जिसमें फर्स्ट पिन की जो इमेज है वो फिर से आपको सेकंड पिन पर दिखाई देगी और पैरेलैक्स भी रिमूव हो जाएगा। ऐसी पोजीशन जब आ जाएगी तो आप इस रीडिंग को भी नोट कर लीजिए। ये दोनों लेंस की जो रीडिंग है इनके बीच का डिफरेंस, इसको मैं स्मॉल डी बताने वाला हूं आपको। हालांकि बच्चों यदि ये मान लीजिए 0 पर था और ये 85 पर था फॉर एग्जांपल, और ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, तो यदि ये डिस्टेंस 10 था तो आपको जब प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि सेकंड पोजीशन जब आती है तो ये 75 पर आएगी, मतलब ये डिफरेंस भी 10 ही रहेगी, ये आपको देखने मिलेगा। तो जैसा मैंने यहाँ आपको समझाया है उसको यदि मैं यहाँ पर डायग्राम पर बनाऊं जो आपको एग्जाम में आता है, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर डिस्प्लेसमेंट मेथड, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। केवल डायग्राम बनाना रहता है तो नंबर मिल जाते हैं। बच्चों से वो डायग्राम ही बनाते नहीं बनता है तो सब प्रॉब्लम खड़ी जाती है। तो इसमें ये देखिए फर्स्ट पिन, ये सेकंड पिन, और ये क्या है, निश्चित रूप से प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पर यदि लेंस पर अपन माने तो ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी फर्स्ट पिन की, ये सेकंड पिन, और फर्स्ट पिन की यहां पर क्या बनी है, इमेज, है ना। बस इसी को ड्रॉ करना, तो फर्स्ट पिन, ये सेकंड पिन, और ये लेंस की फर्स्ट पोजीशन, ये लेंस की फर्स्ट पोजीशन L1 हुआ। ये फर्स्ट पिन से यहां से रेज गई होगी ऐसी, और एक रे कहां से गई होगी, ऑप्टिकल सेंटर से। ये रे स्ट्रेट निकल गई होगी, ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाती है स्ट्रेट जाती है। जो पैरेलल रे है वो फोकस से जाएगी, और कुल मिलाकर यहां पर इमेज बनी है सेकंड पिन पर। इसलिए रिफ्रैक्टेड रे का डायग्राम डायरेक्शन डेफिनेटली ऐसा होगा। ये लेंस की फर्स्ट पोजीशन में ऐसा हुआ, और इस तरीके से एक जो AB ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज बनी A डैश B डैश। अब आपने यहां से लेंस को सेकंड पोजीशन पर डाला, ये लेंस की सेकंड पोजीशन L2। जब आप डायग्राम बनाएंगे एग्जाम में तो डिफरेंट कलर यूज कर लीजिए यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। फर्स्ट केस का अलग, सेकंड केस के लिए कलर अलग डिफरेंट कर लीजिए। अब इसमें क्या हुआ होगा कि यहाँ पर पैरेलल रे ऐसी गई होगी, भाई ऐसी गई होगी, ये तो अब है नहीं, यही लेंस में यहाँ पहुंच गया। अब ये रे ऐसी जा रही है, और यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर पर एक रे, तो जो ऑप्टिकल सेंटर से वो स्ट्रेट निकल गई, जो पैरेलल गई वो ऐसी चली गई, और इस तरीके से यहाँ इमेज बनी A डबल डैश। आप देखिए एकदम क्लियर दिखा है। फर्स्ट केस में आपको एनलार्ज इमेज दिख रही थी और सेकंड केस में आपको डिमिनिश्ड।
मतलब दोनों इमेजेस की हाइट डिफरेंट डिफरेंट थी। अब यहां पर यदि ये डिस्टेंस पहले फर्स्ट केस में u था तो डेफिनेटली इमेज का डिस्टेंस v होगा, v होगा। सेकेंड केस में मैंने आपको समझाया बच्चों कि आपको ये सिचुएशन सेम आपको मिलती है, जितना डिस्टेंस ये होता है वही डिस्टेंस यहाँ आ जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि जो यहाँ u था वो यहाँ हो जाता है और जो यहाँ v डिस्टेंस था वो ये हो जाता है। यदि ये टोटल 85 था तो यदि ये 10 है तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा 75। सेकेंड कंडीशन में ये डिस्टेंस 10 रहता है और ये 75। इसलिए यदि मैंने इसको u बोला इसको v बोला है तो नेक्स्ट वाली कंडीशन में मैंने इसको u बोल दिया और इसको v। अब ये दोनों पिंस के बीच का डिस्टेंस मैं एक्चुअली में कैपिटल D से बताना चाह रहा हूं और लेंस की दोनों पोजीशन के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d से, क्योंकि आगे जो फॉर्मूला डिराइव होने वाला है वो फॉर्मूला ये आने वाला है f इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर अपॉन 4d। इस फॉर्मूले में कैपिटल D है डिस्टेंस बिटवीन द टू पिंस और स्मॉल d है डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ लेंस। इसलिए इसमें केवल प्रैक्टिकल करके दो पोजीशन पता की जाती है और उनका बीच का स्मॉल d, और इसलिए फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें कुछ छुपी हुई हैं जो धीरे धीरे जैसे समझाते जाऊंगा आपको पता चलेगा। अब बच्चों फर्स्ट केस में देखो आपको दिख रहा है ये कैपिटल D डिस्टेंस, तो यदि पूरे v और u को ऐड कर दूं तो v प्लस u इज इक्वल टू कैपिटल D होता है। कैपिटल D डिस्टेंस बिटवीन द टू पिंस। लेकिन आप यदि यहाँ पर एक और चीज महसूस करें, ये पूरा v है यहाँ से यहाँ तक का और ये u है, इस v में से u को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो स्मॉल d आ जाएगा। ये था ना स्मॉल d, नो भाई ये स्मॉल d था ये, तो पूरे v में से u को यदि आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो स्मॉल d आ जाएगा। मतलब v माइनस u इज इक्वल टू स्मॉल d। व्हाट इज स्मॉल d? डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ लेंस। अब यहां पर आप ध्यान दें, केवल इन इक्वेशन को ऐड कर दें, 1 प्लस 2 ऐड कर दें बस, तो प्लस u माइनस u कैंसिल कर देगा, v प्लस v 2v हो जाएगा, तो 2v इक्वल हो जाएगा कैपिटल D प्लस स्मॉल d। इसका मतलब v की वैल्यू होगी कैपिटल D प्लस स्मॉल d बाय 2, है ना। जबकि यदि 1 माइनस 2 करोगे, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो v भी कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन u और ये माइनस u जो है वो प्लस हो जाएगा, u प्लस u 2u हो जाएगा इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d आ जाएगा। मतलब u इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन 2, ये u की वैल्यू आ गई। जब आपके पास में u आ गया v आ गया तो आप f निकाल सकते हो बाय रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। तो आप बोलोगे 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 बाय u। यहां पर फॉर्मूले में 1 अपॉन f v कैपिटल D प्लस स्मॉल d बाय 2 माइनस u, ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट साइड है ना, इंसिडेंट रे के अपोजिट है ना,
तो स्वाभाविक है उसके डिस्टेंस को आप नेगेटिव रखेंगे, माइनस कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई टू। भाई फॉर्मूले में जब भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो विद साइन करोगे आप। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये जाएगा 1 अपॉन एफ 2 अपॉन कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, मतलब 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू एलसीएम आ गया डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, डी प्लस डी इंटू डी माइनस डी। 2 को आप चाहो तो कॉमन निकाल लीजिए, पर यहां पर आएगा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी प्लस डी प्लस स्मॉल डी, ऐसा जाएगा। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएंगे, कैपिटल डी प्लस डी 2d इंटू 2 4d अपॉन डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, मतलब f इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4d। ये कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला है बच्चों। सिंपल आपको दोनों पिंस के बीच का डिस्टेंस मेजर करना, प्रैक्टिकल करके 2 केसेस लेना है जिनमें ऑब्जेक्ट पिन की इमेज सेकंड पिन पर बने और फिर दोनों लेंस की पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। इन वैल्यूज को सिंपल इस फॉर्मूले में रखेंगे तो लेंस की फोकल लेंथ आ जाएगी। लेकिन अभी इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो डिफरेंट है, जो मुझे डिस्कस करना है आपसे। पर अभी आप मेरे ख्याल से इतना तो समझ ही गए हैं। यहां पर जो फर्स्ट केस था उसमें यदि मैं आपसे मैग्निफिकेशन पूछता, आपको दिख रहा है इमेज इनलार्ज बन रही है तो मैग्निफिकेशन अलग रहेगा और सेकंड केस में मैग्निफिकेशन फॉर्मूला अलग, वैल्यू अलग आएगी क्योंकि उसमें डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। तो यदि मैं बोलूंगा आपसे m1 तो फॉर्मूले के हिसाब से आप बोलेंगे I1 अपॉन O इज इक्वल टू V बाय U। भाई आपका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू I अपॉन O इज इक्वल टू V बाय U, वही फॉर्मूला यूज करिए। लेकिन इसमें फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट की हाइट तो वो है, इमेज बड़ी थी तो डिफरेंट चीज से I1 ले लिया अपन ने। यही बात अपन सेकंड केस में करेंगे तो अपन बोलेंगे m2, मैग्निफिकेशन सपोज सेकंड केस में m2, तो m2 इज इक्वल टू आप बोलोगे I2 अपॉन O, क्योंकि सेकंड केस में जो इमेज है उसकी हाइट डिफरेंट है तो I2 ले लीजिए, इज इक्वल टू फॉर्मूले के हिसाब से होता है V बाय U, लेकिन V क्या होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर और U क्या होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। लेकिन आपको दिख रहा है कि सेकंड केस में इमेज का जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से वो एक्चुअली V ना होकर क्या हो चुका है U हो चुका है, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो U वो क्या हो चुका है V हो चुका है, बदल गया है। तो इसलिए यहां पर जब आप वैल्यू रखोगे तो V की जगह U लिखोगे और U की जगह V लिखोगे, ये बदलना पड़ेगा। मैं चाहता तो इन्हीं को x y कर देता तो आपको थोड़ा और आसान हो जाता है, लेकिन बच्चों क्योंकि मैक्सिमम बुक में U और V चल रहा है तो मैं बुक से हटके नहीं चलना चाहता, क्योंकि टीचर्स को भी जब कॉपी करेक्ट करें तो उनको बुक की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। नहीं तो अदरवाइज यदि मैं एक्स वाई लेता ना, ये एक्स होता और ये वाई होता तो v की जगह क्या लिखता y और u की जगह x, और यहां पर मैं डेफिनेटली ये x हो जाता और बाद में v की जगह y लिख देता। तो इस तरीके से ये आपको मिला सेकंड, लेकिन मैंने इसमें अभी साइन यूज नहीं किए हैं। आपको देखने मिल रहा है यहाँ पर
इन्वर्टेड इमेज है ये, तो I1 और O पॉजिटिव, B जो था वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, U जो था वो इंसिडेंट रे के अपोजिट मतलब नेगेटिव माइनस। यहाँ पर भी I जो था वो इन्वर्टेड था मतलब नेगेटिव, ऑब्जेक्ट तो सेम है, वही है, ऑब्जेक्ट तो बदला नहीं, वो इसलिए वो लिख रहे हैं अपन। अब इमेज का डिस्टेंस U कैसा है, पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव माइनस। अब m1 इंटू m2 करके देखो, तो आपको m1 इंटू m2 करोगे तो जाएगा माइनस I1 अपॉन O इंटू माइनस I2 अपॉन O इज इक्वल, मिडिल टर्म की मल्टीप्लाई जाएंगे, राइट साइड वाली मल्टीप्लाई, तो B अपॉन माइनस U इंटू U अपॉन माइनस, ये मल्टीप्लाई हो गया। यहां पर V कैंसिल हो गया, U कैंसिल हो गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। फाइनली आपको मिला m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस I1 I2 अपॉन O स्क्वायर इज इक्वल टू 1, पॉजिटिव आ गया। यदि हम m1 इंटू m2 इज इक्वल टू बात करें तो 1, और I1 I2 अपॉन O स्क्वायर इज इक्वल टू बोले तो भी 1 है ना। इसका मतलब है m2 इज इक्वल टू 1 बाय m1, और यहां पर O स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो O इज इक्वल टू रूट ओवर I1 इंटू I2। ये फॉर्मूला यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। तो पहली बात तो ये है कि जो मैग्निफिकेशन है m2 कितना होगा 1 बाय m1, कहने का मतलब यदि पहली बार इमेज बनी थी 5 टाइम्स इन लार्ज, तो जब लेंस की सेकंड पोजीशन रहेगी तो वही मैग्निफिकेशन रहेगा 1 बाय 5 टाइम्स, मतलब डिमनेस इमेज बनेगी, डिमनेस हो जाएगा। सेकंड, आपको जो मैथ्स के बच्चे हैं वो मेरी बात को तुरंत समझ जाएंगे, बायो के बच्चों को थोड़ा मुझे समझाना पड़ेगा। If A, B, C are in GP, then what is B? Geometric mean. And geometric mean B is equal to what? Root over AC. इसका मतलब what is height of object? It is geometric mean of height of images. इसका मतलब I1, O, I2 are in GP. इसका मतलब ये जीपी में हुए और ओ जो है वो ज्योमेट्रिक मीन हुआ। बायो स्टूडेंट फिलहाल उसको रट लो। अच्छा, एक और बात जो मैंने बोला था कि यहाँ पर जो दोनों पिन्स के बीच का डिस्टेंस है वो 4f से ज्यादा क्यों होना चाहिए, तो उस बात को भी बच्चों आप समझ सकते हो। दोनों पिन्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो 4f से ज्यादा क्यों होना चाहिए, तो आपका फॉर्मूला है डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4d, ये फॉर्मूला था। इसमें मान लीजिए दोनों पिन्स के बीच का डिस्टेंस आप 4f से ज्यादा नहीं ले रहे हैं, केवल 4f ले रहे हैं। कैपिटल D इज इक्वल टू 4f। सपोज इफ कैपिटल D दोनों पिन्स के बीच का डिस्टेंस आपने 4f से ज्यादा नहीं लिया, 4f लिया, और यदि इसमें रखते वैल्यू तो देखो जरा f इज इक्वल टू 4f स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 4 इंटू 4f, है ना। और ये 4 इंटू 4 16f, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 16f स्क्वायर, ये भी 16f स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ऐसा आया। इसका मतलब डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16f स्क्वायर माइनस 16f स्क्वायर, इसका मतलब डी इज इक्वल टू 0। फॉर्म करोगे तो फाइनली डी इज इक्वल टू 0। डी इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि आपको लेंस की दो पोजीशन नहीं मिलेंगी। यदि ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन के बीच का डिस्टेंस आप केवल 4f रखते हो
जितनी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है उसके 4 टाइम्स के इक्वल रखते हो तो लेंस की 2 पोजीशन नहीं मिलेगी, स्मॉल डी की वैल्यू नहीं आएगी, और स्मॉल डी की वैल्यू यदि नहीं आई तो आपका फोकल लेंथ का फॉर्मूला बेकार हो जाएगा, ये फॉर्मूला बेकार हो जाएगा, ये यूज में नहीं आएगा, और जब यूज में नहीं आएगा तो आप कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड नहीं कर पाएंगे। यदि आप कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करना चाहते हो तो स्मॉल डी की कोई वैल्यू आना चाहिए, और स्मॉल डी की वैल्यू कब आएगी, जब कैपिटल डी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 4f, 4f से ज्यादा होगी तभी आपको लेंस की 2 पोजीशन मिलेगी, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे और तब जाकर आप लेंस की क्या निकाल पाएंगे, फोकल लेंथ। इसलिए डिस्प्लेसमेंट मेथड में हमेशा दोनों पिंस के बीच का डिस्टेंस 4f से ज्यादा रखा जाता है, राइट।